दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे एनटीपीसी का पार्ट नंबर 160 और इससे पहले हम 159 पार्ट करवा चुके हैं जो कि बहुत पार्ट्स होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट हमने बना दिया है एनटीपीसी पिछला पेपर के नाम से। वहां पर आपको सारे क्वेश्चंस सीरियल वाइज मिल जाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके क्रम से हमने सबको लगा दिया है। दोस्तों कोई क्वेश्चन आएगा तो चित्र वाला तो हम चित्र के माध्यम से भी समझेंगे और साथ ही करंट अफेयर होगा तो अपडेट करके उसको 24 और 25 के हिसाब से बताएंगे ताकि आपकी करंट अफेयर भी अपडेट होती जाएगी। साथ ही अगर कोई ऑप्शन से कोई क्वेश्चन बन सकता है तो उनके बारे में भी बात करेंगे, यानी कि हम डिटेल्ड सॉल्यूशन भी देखेंगे ताकि क्वेश्चन अगर घुमा कर भी पूछ लिया जाए थोड़ा हाई लेवल का तो भी आप बिल्कुल सही करके आओ। तो आपकी तैयारी दूसरों से बिल्कुल अलग होने वाली है। दोस्तों चैनल पे अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए ताकि हमारी जब भी आपकी ऐसी वीडियोस आएं आपके पास पहुंच जाएं और आप सबसे पहले वीडियोस को देख पाएं। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 12 और y बराबर 7 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपान में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान ज्ञात करिए। देखो दोस्तों, अब आपको डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू नहीं रखनी, यहाँ नीचे वाले को देखो एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर एक्स प्लस का वाई और दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। तो आप बताओ जरा ध्यान से कि अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हम इतना लिख सकते हैं तो इसके ऊपर क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर कर लो। चलो मैं इसी को नोट कर देता हूँ फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और नीचे हमने देखो एक्स क्यूब वाई क्यूब को ये लिख दिया, यानी कि एक्स प्लस का वाई और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। तो देखो इससे ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 1 अपान में x प्लस का y। तो आपको पेपर में फॉर्मूला याद होगा तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप समझ जाओगे कि यहाँ x प्लस वाई बचेगा, यानी कि 1 अपान एक्स प्लस वाई। तो 1 अपान एक्स की वैल्यू है 12 और y की वैल्यू है यहाँ पर 7, तो लिख दीजिए 7, तो हो जाएगा 1 बटे और 12 7 19, 1 बटे 19। ऑप्शन नंबर चौथा ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 70 63 56 और 49, यानी कि नंबर को पहले देखो तो 70 से 63 हो गया तो कितना कम हुआ होगा, 7। यहां से देखो कम हुआ होगा कितना, 7, यहां पर भी 7 कम हुआ। भाई 7 का टेबल आप देख लो, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63 और 7 दाम 70, तो यहां पर भी कोई नंबर आएगा तो इससे 7 कम हो जाएगा। तो हमें इससे मतलब नहीं, हमें केवल इसको बताना है, यानी कि हम पहले लेटर को देखें। अब देखो V से हो गया है R, यानी कि पीछे की तरफ चल रहे हैं, तो अगर हम V से पीछे की तरफ चलेंगे तो मिलेगा हमें U T और S, फिर मिलेगा R, यहाँ पर क्या लिखा V। तो इन तीन का गैप करके देखो, R के बाद 3 का गैप करके डायरेक्ट V लिखा गया है। ठीक वैसे ही R के बाद O आया है तो R के बाद O कितने का गैप हुआ होगा, तो ऐसे लिख लो आप, R होता है फिर Q होता है फिर P और O होता है। तो देखो 2 का गैप है R O, देखो यहाँ पर R से O हो गया, R से O हो गया, 2 का गैप, पहले 3 का गैप था फिर 2 का गैप, यानी कि गैप कम हो रहा है। तो अब कितने गैप होगा, मात्र 1 का गैप होगा। तो आप देखो अगर हम O से चलना शुरू करेंगे तो हमारे पास आएगा O N और M, तो 1 का गैप कर दो तो O से M हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, M आएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो बर्तनों की धारिताएं क्रमशः, धारिताएं मतलब उनकी क्षमता 132 लीटर और 69 लीटर है, यानी कि पहले की क्षमता है 132 लीटर का है और दूसरा वाला बर्तन 69 लीटर का है। उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात करिए, यानी कि उसकी क्षमता ज्ञात करिए जिससे दोनों बर्तनों की सामग्री को पूर्णतः मापा जा सके। जब कभी दोस्तों कह दे कि पूर्णतः, समझ जाओ कि आप वहां पर HCF पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो 132 है और यहाँ पर लिखा है 69, तो आप हमेशा ऑप्शन उठाया करो, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन है जो इनको काट देगा। लेकिन ध्यान दो, आप यहाँ पर लिखा था लीटर और यहाँ आंसर दिया है सीसी। सीसी का मतलब क्या हुआ, क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि हम कहेंगे 1 लीटर में होता है कितना, 1000 सीसी होता है। समझ जाएंगे आप। तो अब इसमें से देखो, अगर हम थोड़ी देर के लिए ले लें सही वाला ऑप्शन, सही का मतलब है जो पूरा पूरा काट देगा, तो ये देखो 3000, जीरो हटा दो क्योंकि हम लीटर लीटर से काटेंगे, तो 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और यहाँ 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, पूरा पूरा कट गया 3 से। बाकी कोई ऑप्शन नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट में आएगा। देखो 360 को ले लो तो 1000 से करेंगे तो सीसी में तो क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। यहाँ पर पॉइंट करोगे
3000 को यहाँ पॉइंट लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? इसका मतलब हो गया कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तीसरा वाला करेक्ट आंसर। बस इसमें यही एक खेल था कि आपको याद रखना था कि 1 लीटर में 1000 सीसी होते हैं, हमेशा आप याद रखना। ठीक है? अच्छा आप लोग बताओ कि एक गैलन में कितने लीटर होते हैं, यानी कि एक गैलन में कितने लीटर की वैल्यू होती है। निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है। तो पहले तो अगर ग्लोबल कॉमन्स आपको पता है तो आप आसानी से बता लोगे। ग्लोबल कॉमन्स का मतलब दोस्तों होता है कि वे सारे क्षेत्र आते हैं जिसमें से किसी भी राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का या किसी एक देश का पूर्ण तरीके से अधिकार नहीं होता है। वो ये नहीं कह सकता कि मेरा है। जैसे मान लो यहाँ पर कह दिया जाए कि चंद्रमा, तो कोई देश कह सकता है क्या कि चंद्रमा मेरी है, चंद्रमा में कोई नहीं जाना, कोई कह सकता? नहीं कह सकता। जैसे सूर्य कह देगा सूर्य मेरा है मत जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सारे क्षेत्र जो ग्लोबल कॉमन कहलाते हैं, मतलब हुआ कि जिसमें किसी एक का पूर्ण अधिकार नहीं होता है बल्कि सबका अधिकार होता है। इसके बारे में खोजबीन कर सकता है, जा सकता है, ये सबकी सहमति है, यानी कि सब लोग जा सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं ग्लोबल कॉमन्स। वैसे अंटार्कटिका देखो, ये किसी के एक के कब्जे में नहीं है, यहाँ पर सब लोग जा सकते हैं, सबका पूरा अधिकार है, किसी एक विशेष का अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर चौथा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर इसके साथ साथ पूछ ले और क्या हो सकता है, तो देखो खगोलीय पिंड जितने भी होते हैं ये सारे के सारे खगोलीय पिंड ये उसी में आते हैं। और अगर कोई गहरे समुद्र की बात है तो यहाँ पर भी ये आते हैं। ठीक है, गहरे समुद्र इसी के अंदर आते हैं। कोई अंतरिक्ष से संबंधित कोई भी चीजें हैं तो वो भी इसी के अंतर्गत आती हैं, ग्लोबल कॉमन्स के अंतर्गत। क्वेश्चन है मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल डमरू मध्य का नाम क्या है। तो ये है दोस्तों जिब्राल्टर, यानी कि ऑप्शन चौथा है। मोरक्को और स्पेन को अलग करता है कौन? जिब्राल्टर जल डमरू। अब देखो बेरिंग जल डमरू हो सकता है पूछ लिया जाए, क्योंकि एक बार आ चुका है, तो मैं सारे ही बता देता हूँ। बेरिंग जल डमरू प्रशांत और आर्कटिक महासागर को अलग करता है। वहीं इंग्लिश चैनल फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करता है। और हडसन ये करता है कनाडा, जो बॉफिन द्वीप है उसको, और क्यूबेक को, यानी कि कनाडा और क्यूबेक के मध्य स्थित है। ठीक है, आप लोग याद रखना। हो सकता है कई बार कनाडा ना दे करके बॉफिन द्वीप दे दिया जाए, थोड़ा हार्ड बनाएगा तो। बॉफिन द्वीप और क्यूबेक को अलग करता है कौन? हडसन जल डमरू। वहीं जिब्राल्टर तो मैंने बता ही दिया, मोरक्को और स्पेन को अलग करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन रिपीट हो सकता है अगली बार ये पूछ ले बेरिंग जल डमरू किसको अलग करता है, या ऐसे कर देगा प्रशांत और आर्कटिक महासागर को कौन अलग करता है, तो बेरिंग जल डमरू। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर घुमाकर भी पूछेगा तो आप गलत नहीं करके आओगे। क्वेश्चन है एक लंबवृत्तीय बेलन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 5:9 है। यानी कि जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है 5 और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 9 अनुपात में है। बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या का अनुपात बताइए। ठीक है, तो पहले देखो वक्र पृष्ठीय बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 2πr। ठीक है, और नीचे डिवाइड में, क्योंकि हमें अनुपात बताना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का होता है 2πr और ब्रैकेट में h प्लस का r। ठीक है, इतना होता है। बराबर में एक है 5/9 अनुपात देख रखा है। तो आप इसको देख लो, 2πr से 2πr कट जाएगा तो क्या बचेगा, h है दोस्तों, यहाँ पर माफ कीजिएगा थोड़ा, 2πrh होता है फार्मूले में। ठीक है, तो ये आएगा h अपान में h प्लस का r बराबर में 5/9। अब इसको मल्टीप्लाई करा दी तो 9h बराबर में हो जाएगा 5h प्लस का 5r। ठीक है, 9h में से 5h चले जाएंगे तो क्या बचेगा, 4h बराबर में 5r। कह रहा था ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ करता हूँ, तो h अपान में r हो जाएगा 5/4। इसको आप अनुपात में चाहो तो h रेशियो r लिख सकते हो, यानी कि 5:4। 5:4 ऑप्शन नंबर चौथा ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2016 में भारत में कहां पर दुर्लभ डायनासोर इनकी इक्थ्योसौर का सर्वाधिक पूर्ण जीवाश्म पाया गया था, तो ये पाया गया था गुजरात में। ऑप्शन चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये 2016 का पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि अब नहीं पूछा जाए, तो ये 2025 के पेपर में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा हाईलाइटेड होते हैं, क्योंकि रेलवे 2-4 ऐसे क्वेश्चन डाल ही देता है बीच में, ताकि अगर आपने पढ़ा होगा तो कर पाओगे, वरना आपको छोड़ना ही पड़ेगा। चलो इसका चित्र देख लेते हैं जो मिला था यहाँ पर गुजरात में।
तो ये देख सकते हो आप, कुछ इस प्रकार का था जो जीवाश्म मिला हुआ था जिसकी बात हो रही थी। ये डायनासोर का माना जाता है, बहुत ही पुराना। और एक ये देखो चित्र यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों ही यहाँ पर मिले थे जिसकी बात हो रही थी क्वेश्चन पे। तो आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर डायनासोर का आपको काम पड़े तो आप इसको ले लीजिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये था दोस्तों 1600 ईस्वी में किया गया था। और अगर पूरी तरीके से पूछे तो 31 दिसंबर 1600 को किया गया था। किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि जेड बराबर 26 और एक्ट बराबर 24 है तो बैट इनमें से किसके बराबर होगा? तो पहले देखो यहाँ पर जेड, अगर हम ए बी सी डी लिखना शुरू करें यहाँ तक जेड तक, और पहले को 1 माने, फिर बी को 2 और सी को 3, ऐसे करके जेड को मान ले 26। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या है? 26 दी गई है। उस हिसाब से एक्ट को, तो ए का मतलब हो जाएगा 1 प्लस सी का मतलब हो जाएगा 3, और टी किस नंबर पे आता है? तो आप कहेंगे ये आता है 20 नंबर पे, तो लिखिए 20। तो 3 1 4 प्लस 20 यानी कि 24 हो जाएगा। तो एक्ट की वैल्यू क्या है? 24। इसका मतलब कि सारे लेटर का जो क्रमांक है उसको हम जोड़ दे रहे हैं। तो बैट का भी आप निकाल लो। तो बैट किस नंबर पे आता है? बी आएगा 2 पर, और ए आता है 1 नंबर पे, और टी आता है 20 नंबर पे। तो ये कितना हो जाएगा? 2 1 3 प्लस 20 यानी कि 23 यानी कि 23। ऑप्शन नंबर दूसरा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नांकित पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके द्वारा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पहले चार्ट ये लिखा है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ क्योंकि ब्लर लग रहा होगा आपको, क्योंकि ये पीडीएफ ही ब्लर थी, इसमें क्वेश्चन ही ये कुछ इस प्रकार का यहाँ पर दिया हुआ है पाई चार्ट। अब देखो भोजन पर 22.5% और शेष जो भी है 1.75 और विविध इतना है। तो सबको अगर आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा कितना? 75 25 और ये लगभग 25 38 12 40 100 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये टोटल परसेंट में होता है 100। तो अब एंगल पे पूछा है कोण, तो आप बताओ कि पूरा का पूरा जो एंगल होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। तो हम कहेंगे हमारे हिसाब से 100% की वैल्यू है 360। ठीक है, और पूछा किसका है? चलो छोटा करते हैं, 0 0 आप काट दो, तो 10% की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 36 हो जाएगी। अब कह रहा है बच्चों की फीस पर व्यय किया गया था। तो बच्चों की फीस कितनी है? ये है 12.75। तो बस 10 की वैल्यू इतनी है, तो 12.75 की निकालनी है हमें। तो यह इसको 1% कर लो, तो ये हो जाएगा 36/10। ठीक है, ये 10 लिखा हुआ है, तो 36/10, इसको मैं थोड़ा सा ही लिख देता हूँ, 36/10, 1% की वैल्यू। और हमें निकालना है 12 75 की, तो 12 यहाँ पर 12 कर लीजिए इसको, 75 और नीचे डबल जीरो लगा दो क्योंकि हम पॉइंट हटा रहे हैं। ठीक है, इसको आप काट दीजिए अगर कट रहा है तो, 5 से काट दीजिए, तो ये कट जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा तो हो जाएगा 27, 5 25, 2 5 25 हो जाएगा। फिर इसको काट दीजिए, 2 1 कम, ये आ जाएगा 18। तो इसको और आगे लिख देता हूँ, ये लिखा है 18 गुणे में 255 बटे में 100। तो इसको देख लीजिए, 18 पंचे 90, 0 आएगा, फिर 18 पंचे 90 और 9 हो जाएगा 99, 9 बचेगा, 18 दूनी 36 और 36 9 होता है 45। तो यहाँ पर लिखेंगे 45 बटे में 100 था, तो यहाँ 100 करिए, 0 0 कटा, यहाँ पर लगा दीजिए, यानी कि 45.9% आएगा। पूछा है यहाँ पर लगभग कितने डिग्री? तो 45 से लगभग 0.9 का मतलब हम इसको 46 मान सकते हैं राउंड ऑफ करके, तो 46% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन दिया था तो मैंने ऊपर का हटा दिया है क्योंकि काम हमारा सिर्फ टेबल का है, तो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अब देखो यहाँ पर साल दिया है कि 2003 4 5 6, 4 साल दिए हैं। अब भौतिक विज्ञान में 300 नंबर आए हैं उसके, ठीक है, 300 पुस्तकों की बिक्री हुई है। वहीं रसायन विज्ञान की 450 पुस्तकें बिकी हैं 2003 में, वैसे 2004 5 ऐसे करके आप देख लो। क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष यानी कि 2003 4 5 कौन से साल में दोनों विषयों यानी कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों विषयों की पुस्तकों की बिक्री का अंतर सबसे कम था? तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले देखो इनके बीच का अंतर अगर हम 2003 में देखें, 300 बिकी थी भौतिक की और रसायन की बनी थी 450, तो अंतर कितने का आया था? 150। भाई 450 में 300 हटा दो तो 150 का अंतर आया था। ठीक है, दूसरे वाले में देखो 2004 में 425 से 550, तो कितना हो गया? ये हो गया है 125, अंतर रहा इनका 125। दूसरे में देखो 475 से 590, अगर डाउट है तो आप ऐसे लिख लो 590 और 475,
तो 10 में से 5 गया तो 5 आएगा, 8 में 7 गया तो 1, और यहाँ पर 115 आ जाएगा, तो यहाँ लिख लो 115। वहीं दूसरे में देखो ये लिखा हुआ है 2006 वाले में 515 700, तो इसका मतलब ये तो फिक्स है कि 500 200 यानी कि 185 का अंतर आया है। हमें सबसे कम अंतर बताना है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा 115, तो 115 कौन सा था तीसरे नंबर का 2003 2004 और 2005 वाला, तो बस 2005 से उत्तर हो जाएगा हमारा पहला वाला करेक्ट आंसर। निम्नांकित बार ग्राफ का अध्ययन करें जो दिल्ली में वर्ष 2015 के पहले 4 महीनों के दौरान कारों और कुल वाहनों के पंजीकरण को दर्शाता है। दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं थोड़ा इसको जूम करता हूं। अब देखो इसको, अब यहाँ पर ये कार है, जो भी आप व्हाइट देख रहे होंगे बिना कलर ब्लैंक वाला, वो कार्स हैं। और टोटल व्हीकल्स कितने जो वाहनों की बिक्री हुई है, ये इस कलर्ड वाले पार्ट को दिखाता है। ठीक है, इन 4 महीनों में अब क्वेश्चन करा है, यानी कि पहले देख लो संख्या जो है हजारों में है। अगर यहाँ पर 20 लिखा है इसका मतलब 20,000 आप समझना। ठीक है, पहले देखो जनवरी 2015 की तुलना में अप्रैल 2015 में कारों के अलावा कितने और वाहन पंजीकृत हुए थे। कारें जो बिक्री हुई हैं वो हुई हैं 21, तो मैं इसको थोड़ा सही करके लिखता हूँ, ये है 21। ठीक है, और यहीं पर टोटल व्हीकल है 27। तो आप बताओ कि टोटल बिक्री हुई है 27 की, उसमें से 21 केवल कारें हैं, तो आप 21 कारें हटा दो तो कितने बचे 6। यानी कि हम कह सकते हैं कारों के अलावा जो वाहन पंजीकृत हुए हैं वो 6 हुए हैं। कब? जनवरी महीने में। बात समझ में आ गई। वहीं पर हमें बताना है अप्रैल का, तो अप्रैल में 20 कारों की बिक्री हुई, पंजीकरण हुआ है, रजिस्ट्रेशन, और वहीं पर टोटल 35 थे। टोटल 35 में से आप कार हटा दो क्योंकि कारों के अलावा पूछा है, तो 35 में से 20 हटा दो, बचेगा हमारे पास 15। यानी कि 2015 में कुल 15 वाहनों की बिक्री हुई है अगर हम कारों को छोड़ दें। अब दोनों का अंतर बताना है, तुलना, तो 15 में से 6 हटा दो क्योंकि बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो 15 में से 6 गया तो 9। अब आप देखो हमारे हिसाब से तो 9 आया, लेकिन यहाँ कह रहा है कि संख्या हजारों में है, तो हजार के लिए हम 3 जीरो लगा देते हैं, तो 9,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा ही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दिया गया पाई चार्ट दर्शाता है कि एक छात्र 3500 की अपनी जेब खर्च की राशि को पूरे महीने के दौरान किस प्रकार खर्च करता है। अब उसके पास टोटल कितने हैं? 3500 रुपए हैं। आप इसको नोट कर लो, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ। क्वेश्चन है कि मनोरंजन पर खर्च किए गए धन की तुलना में भोजन पर खर्च किए गए धन का खर्च कितना है। यानी कि कहना चाहता है जो मनोरंजन पे खर्च हुआ है और भोजन पे खर्च हुआ है, इन दोनों का अंतर बताना है। टोटल थे कितने? 35 रुपए। आप इनको मत भूलना, याद रखना। और हमें मनोरंजन भोजन पे बताना है, तो मनोरंजन पे 20%। टोटल अगर हम परसेंट देखें तो देखो कितना हो रहा है, 20, 15, 15, 30, 20, 50, यानी कि 100%। ठीक है, यानी कि 100 रुपए की वैल्यू, 100% की वैल्यू हमारे पास है 3500 रुपए। डबल जीरो डबल जीरो, यानी कि एक की वैल्यू हो जाएगी 35 रुपए। अब हमें दोनों का अंतर देखो, मनोरंजन पे 20 आ रहा है और भोजन पे आ रहा है 50, तो आप कहेंगे 20 और 50 का अंदर कितना हो गया? 30%। तो आप बताओ एक की वैल्यू 35 है, 1% की वैल्यू 35, तो 30 की वैल्यू, तो 30 से गुणा करा दो आप, 3 पचे 15, 3 3 को 9, 1 10 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया इतना? और एक जीरो ये था, एक जीरो लगा दो, तो 1050 हो जाएगा दोस्तों। तो कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर हमारा चौथे वाले पे दिया है। सही उत्तर हमारा ये वाला हो जाएगा, चौथा। अगला क्वेश्चन है कथन वाला, और इसके साथ साथ निष्कर्ष भी दिया है। कथन में आते हैं, जैसा कथन बोल रहा है हम वैसा ही करेंगे। कह रहा है कि कुछ पेपर पेंसिल हैं, तो जब कुछ वर्ड आता है तो हम 2 गोले बनाते हैं, एक गोला ऐसे और दूसरा गोला उसके थोड़ा सा अंदर। ठीक है, आप छोटा बड़ा बना सकते हो या एक साइज का बना सकते हो, कोई इशू नहीं उसमें। कुछ पेपर, तो पेपर को मैं पी मान लेता हूँ, PR लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो, और पेंसिल को मैं PC लिख देता हूँ। ठीक है, तो कुछ पेपर कुछ पेंसिल हैं। अगला कह रहा है कुछ पेंसिलें बोर्ड हैं, तो कुछ पेंसिलें, फिर कुछ वर्ड आ गया, तो इसका मतलब कुछ ऐसे वर्ड बनेगा, बोर्ड को B लिखता हूं। ठीक है, कुछ पेंसिलें बोर्ड है, तो पेंसिलें बोर्ड हो गया। अब निष्कर्ष क्या निकाल रहा है? निष्कर्ष कह रहा है कोई पेपर बोर्ड नहीं है। कह रहा है कि कोई PR वाला कोई भी B में टच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये बात तो देखो यहाँ के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन क्या होता अगर हम B को ऐसे बना देते यहाँ पर, क्योंकि ऐसा तो बोला नहीं गया कि PR नहीं होना चाहिए था, या तो के लिए बनाना था कि कुछ पेपर बोर्ड है और कुछ बोर्ड पेपर नहीं है, ऐसे बोल रहा है यहाँ पर। और यहाँ बोला था कुछ पेंसिलें बोर्ड है, तो पेंसिलें बोर्ड यहाँ भी तो हैं, तो इसका मतलब इसमें 2 कंडीशन बन रही हैं कि गोला यहाँ भी बनेगा और गोला यहाँ भी। तो जब 2 कंडीशन बने तो आप उसको गलत ही मानो हमेशा।
कह रहा है कि सभी पेपर, तो पहली बात सभी वर्ड अगर आ गया है तो वो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि कोई भी गोला किसी गोले के अंदर नहीं बना पूरी तरीके, जैसे ये है फिर ऐसे, तब सभी वर्ड आता है। तो पहली बात तो ये गलत हो गया। दूसरा भाई कह रहा है कुछ कुछ बोर्ड पेपर नहीं है, तो कह रहा है कुछ बोर्ड ये वाले ये पेपर में टच हो नहीं हो रहा है। तो यहाँ तो कोई भी नहीं टच हो रहा है, क्योंकि हम ऐसे अगर बनाएंगे तो टच होगा और ऐसे बनाएंगे तो टच नहीं होगा। तो दो कंडीशन हो रही है हमारे पास कि मन होगा बनाएंगे और मन है तो नहीं बनाएंगे। इसका मतलब ये भी गलत है। जब दो कंडीशन हो तो हमेशा गलत रखा करो। तो कोई भी सही नहीं निकला हमको, तो कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन दिया है, मैंने ऊपर का हटा दिया क्योंकि मेन हमारे लिए यही है। यहाँ पर ऐसे 38, 18 और 8 दिया है, तो 25, 17, 5, 6 दिया है, तो 89, 16 क्या होगा यहाँ पर बताना है। तो पहले हम इन दोनों को देखें कि ये आए कैसे होंगे, ये नंबर जो दिए हैं। अब देखो 38 और 18 आप जोड़ दो तो 8 8 16 होता है, 3 1 4 1 5 यानी कि 56। इसको भाग दे दो 7 से, तो 7 8 56, 8 बार में गया, तो 8 देखो यहाँ पर लिख दिया गया है। लेकिन इसको भी ऐसे ही चेक करो, तो 25 और 17, तो मैं लिख कर बता देता हूँ। 25 17 7 5 12, 2 1 3 1 4 यानी कि 42 बटे में आ जाएगा 7। 7 से भाग करना है, 7 6 42 बराबर में 6 हो गया, यानी कि देखो 6 आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि दोनों नंबर को ऊपर वाले को जोड़कर 7 से भाग दे देना है, वही आंसर आएगा। तो 89 और 16 देखो, तो 90 और 15 कितना, 90 और 15 हो जाएगा 105, टोटल 115 हुआ। तो 100 माफ कीजिएगा 105 हुआ, तो 105 और बटे में 7 से करना है। तो देखो 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पन्ना 35 यानी कि 15 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 15 लिखेंगे। सही ऑप्शन में कहाँ लिखा है? तीसरा वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला है माताएं, महिलाएं और बहनें, ये लिखा हुआ है। इनके आधार पर बताना है कि बाकी वाला क्या होगा। तो देखो माताएं, महिलाएं और बहनें, इसका मतलब कि जो माताएं महिलाएं होती हैं, जैसे अगर मैं बड़े वाले को मान लूं महिलाएं, तो महिलाओं के अंदर माताएं भी आती हैं और बहनें भी आती हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि कोई किसी की माता होगी तो बहनें भी होंगी उसकी, और ये महिला दोनों होंगी, चाहे वो माता हो या फिर बहन हो, दोनों ही महिला के अंदर आती हैं। तो कुछ इस टाइप का मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। हाथ का अंगुली से वही संबंध है जो पेन का डैश से संबंध है। तो देखो हाथ होता है, हाथ के अंदर पार्ट क्या होते हैं? ये उंगलियां होती है इसकी। ठीक है, वैसे यहाँ पर देखो पेन होता है, और अगर ये पेन है तो पेन में क्या होती है? इसकी ये निब होती है। ठीक है, तो देखो पेन का संबंध निब से, जैसे कि हाथ के अंदर उंगलियां आती हैं, वैसे पेन के अंदर क्या आता है? निब आता है। लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ पर पेन के अंदर स्याही भी तो हो सकता है, लेकिन स्याही इसलिए नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अगर ये कह देता कि हाथ के अंदर नसें या हड्डियां, तो वैसे यहाँ पर ये आता पेन के अंदर क्या पेन के अंदर क्या हो जाता? स्याही हो जाती। ठीक है, इस प्रकार से या कह देता कि ब्लड, तो फिर स्याही आता। नीब की बात कर रहे हैं आगे वाले की, यानी कि हाथ का अगला भाग क्या होता है? उंगलियां होती हैं, वैसे पेन का अगला भाग क्या होता है? ये होता है यहाँ पर निब। तो बस सही उत्तर हो जाएगा हमारा ये करेक्ट पहला। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला है बढ़ई आरी का से संबंध है, यानी कि बढ़ई का संबंध आरी से है, तो लोहार का संबंध किससे हो जाएगा? तो देखो बढ़ई आरी से काम करता है, तो लोहार किससे काम करता है? हथौड़ा से काम करता है। तो ऑप्शन इसका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से मेल नहीं खाता है? तो देखो कोट, शर्ट, जैकेट, स्वेटर, ये तीनों को तीनों कह सकते हो। जैकेट, स्वेटर और कोट ये सर्दी में पहनने वाले होते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हो मोटे कपड़े होते हैं। लेकिन वहीं पर शर्ट जो होती है एक नॉर्मल होती है, पतले में आती है, तो इन सबसे भिन्न है शर्ट, यानी कि ऑप्शन दूसरा ही करेक्ट आंसर है। अगला है निम्नलिखित को तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करिए, यानी कि एक हमारे पास रीजन होना चाहिए, उस तर्क के आधार पर हम लिख रहे हैं एक लॉजिक के हिसाब से। तो बिहार, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और असम है। अगर हम इसको रखते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है किसकी? उत्तर प्रदेश की, यानी कि आना चाहिए था सी। लेकिन जरा आगे देखो, इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आएगा? आएगा बिहार, यानी कि सी के बाद ए आना चाहिए। तो देखो किसी भी ऑप्शन में सी के बाद ए नहीं है, तो ये तो फिक्स हो गया कि हम जनसंख्या के आधार पर इनको नहीं रख पाएंगे। तो अब अगला लॉजिक क्या लगाओगे आप? अगला लॉजिक आप लगाओ कि क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान, यानी कि डी नंबर पे। तो डी कहाँ है? दोनों में लिखा हुआ है, तो डी नंबर हो जाएगा पहले। इसके बाद फिर आता है दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है उत्तर प्रदेश, यानी कि सी, तो हो जाएगा डीसी। तो डीसी देखो दोनों में लिखा है। अब आगे हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर बिहार, तो इसके बाद क्या है? यहाँ पर दिया है असम, असम दिया है। इन सभी में जो बचे हुए इनमें से जनसंख्या सबसे ज्यादा फिर क्या है? बिहार में, यानी कि आएगा इसके बाद ए। तो डी सी ए, तो देखो डी सी ए कहाँ लिखा है? चौथे में। अगर आपको आगे वाले नहीं भी आ रहे हैं तो भी आप सही कर लोगे।
ठीक है, तो ऑप्शन इसका चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मैं पूरा ही बता देता हूँ, DCA और इसके बाद फिर आएगा असम यानी कि ई, एक लास्ट में कौन सा बचा, ये बी यानी कि नागालैंड हो जाएगा बी। तो कुछ इस क्रम में हम इनको रखेंगे, ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी कूट भाषा में नाइफ को PMRUV लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पेंटिंग को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो पहले अगर ABCD होंगी तो आप आसानी से पहचान लोगे। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, के का लिखा गया है, के को पी, तो कैसे लिखा हो गया होगा, तो देखो यहाँ पर के के बाद पी आया है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। तो देखो के के बाद पी आया है, यहाँ से आप देख सकते हो आया इस प्रकार से। और अगला दिया है एन को एम लिखा जा रहा है, तो एन को एम यानी कि ये दोनों लिखे गए हैं, यहाँ से आप देख सकते हो, यानी कि इसका अपोजिट लिखा जा रहा है। ठीक वैसे देखो आई को लिखा गया है आर, तो आई को आर हम कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर आई का आर दे के रखा है, यानी कि जस्ट अपोजिट लिखा है। लास्ट वाला देख लो, ई को वी लिखा गया है, तो ई का वी, तो यानी कि मतलब हो जाएगा ई का वी ये लिखा हुआ है यहाँ से, तो सारे अपोजिट है। तो ये बात तो फिक्स हो गई कि सारे के सारे हमें अपोजिट लेटर वाले लिखना है। अब देखो यहाँ पर लिखा है पेंटिंग यानी कि पी, तो पी को हम क्या लिखेंगे, तो अभी देखो पी का उल्टा क्या होता है, तो आप देख लो कहाँ लिखा हुआ है, तो पी का उल्टा हो जाएगा के, तो स्टार्टिंग में आएगा यहाँ पर के। इसके बाद लिखा है ए, तो ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे जेड, तो के जेड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले ऑप्शन में और लास्ट ऑप्शन दोनों में दिया है। इसके बाद आई, तो आई का उल्टा क्या हो जाएगा, आर, तो यहाँ आएगा आर। फिर देखो एन, एन का उल्टा हो जाएगा एम, तो यहाँ लिखेंगे एम, तो यहाँ से मैच कर लो, के जेड आर एम, तो के जेड एन आ गया है जबकि के जेड आर आ गया है। आप तीन ही अगर मैच कर लोगे तो बाकी सारे यहाँ से आप आसानी से कर लोगे, आगे आपको मैच करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो स्मार्ट तरीके से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर स्टार्टिंग के तीन ही यूनिक मिल रहे हैं, चौथा नंबर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला है, उस अक्षर की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो कौन सा दोस्तों, तो पहले हम इसको मैच कर लेते हैं। तो ABCD अगर आप लिखेंगे तो आसानी से जान पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो X के बाद U लिखा गया है, तो X U कहाँ पर है, ये X है और ये U है, यानी कि गैप इन दोनों का किया गया है। फिर देखो U के बाद Q लिखा है, तो U के बाद Q यानी कि इन तीन का गैप करा गया है, यहाँ से UQ ये लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि पहले दो का गैप फिर तीन का गैप, Q के बाद M आया है, तो Q ये है और इसके बाद फिर तीन का गैप, यहाँ से देखो तीन का गैप। तो आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर होना चाहिए था क्या, दो का गैप फिर तीन का गैप, फिर होना चाहिए था चार का गैप, क्योंकि एक एक बढ़ा के हम गैप कर रहे हैं, तो M का भी गैप होना चाहिए था, L होना चाहिए था। जहां पर M दिया है यहाँ पर उसकी जगह पे क्या होना चाहिए था, L होना चाहिए था, तो बस M ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही उत्तर हो जाएगा। अब बाकी आगे मैच कर लो आप। तो M के बाद F, जैसे मान लो कि यहाँ पर M आता, L आता, तो L के बाद F देखो, तो L के बाद F कैसे आएगा, एक दो तीन चार और पांच का गैप करेंगे, क्योंकि एक एक बढ़ा रहे हैं, दो तीन चार और पांच का गैप करें, यानी कि F आएगा, तो बस यहाँ पर F आ गया है, तो बस सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा देखो 223 111 और क्वेश्चन मार्क है 27 13 और 6। तो इसकी जगह पे बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पर क्या आएगा। तो पहले देखो ये लिखा है 223, इसको आप दो से भाग दे दो, कितनी बार में जाएगा, दो एक कम दो, दो एक कम दो और फिर दो एक कम दो, 111 बार गया। तो देखो 111 आ गया, यानी कि शेष जो बचा उसको छोड़ो, फिर 111 लिखा है, तो 111 को भी आप दो से भाग करो, तो दो पंचे 10, 11 हो जाएगा, फिर दो पंचे 10 तो 55 आएगा। तो यहाँ पर आना चाहिए था क्या, क्वेश्चन मार्क के हिसाब के इसकी जगह 55 आना चाहिए, और 55 को भी अगर दो से आप भाग दोगे तो दो से दो दूनी चार, दो सत्ते 14 यानी कि 27, देखो 27 आ गया है। फिर 27 को भाग दोगे आप दो से, तो देखो दो, दो एक कम दो, दो तीन 6 13 आ जाएगा, तो देखो 13 आ गया। आ रहा है समझ में, तो इसका मतलब 111 को हमने दो से भाग किया तो 55 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने कवर कर लिए हैं क्वेश्चन 100 तक के, और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर फिनिश हो गया है। और इसके बाद हम उठाएंगे क्वेश्चन पेपर अगला 4 मार्च 2021 को जो पूछा गया था शाम वाली शिफ्ट यानी कि 3 से 4:30 के बीच में एनटीपीसी का, उसको हम सॉल्व करेंगे अगले वाले क्वेश्चन पेपर जो अगला पार्ट आएगा। और अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे, जिस वीडियो को आप देख रहे हो इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, लिखा होगा अगला पार्ट, लिंक होगी उसी पे क्लिक कर देना, बस ये शुरू हो जाएगा अगला पार्ट।
दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर एनटीपीसी के आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लेलिस्ट अलग से हमने बना दिया है एनटीपीसी पिछला पेपर के नाम से, तो वहां देख लीजिएगा। सारे पार्ट क्रम से 1 2 3 4 ऐसे करके जितने भी पार्ट्स हम करवा रहे हैं वहीं पर लगा रहे हैं और क्रम से लगे हुए हैं। तो कोई भी पार्ट अगर आप देख रहे हो उसका अगला पार्ट अगर चाहिए हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लिया करो। जैसे मान लो 10 नंबर पार्ट देख रहे हो, आपको 11 चाहिए, 11वां नंबर पार्ट, तो 10 की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी 11 की। अगर आप 11 देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देखना 12 की लिंक होगी, मतलब उसके आगे वाली लिंक हम हर एक वीडियो में दे देते हैं। साथ ही अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हो बेहतरीन तरीके से चित्रों के माध्यम से करंट अफेयर अपडेटेड 2024 और 25 के हिसाब से, तो भी हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर करवाए हैं और अभी भी लगातार हम डेली सीरीज चला रहे हैं और अलग से भी हमने प्लेलिस्ट बना दिया उसकी ग्रुप डी पिछला पेपर के नाम से, तो आप उनको आसानी से देख सकते हो या इसी वीडियो के नीचे पार्ट 1 की मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप वहां तक पहुंच सकते हो। या फिर सबसे अच्छा है कि आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। साथ ही अगर आप रेलवे के इंटरव्यूज देखना चाहते हो कि किस टाइप की बुक से उन्होंने तैयारी करी थी, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, कितने घंटे पढ़ाई करी थी, सैलरी क्या होती है, टाइमर क्या होता है, कितने घंटे ड्यूटी, तो सारी चीजों के बारे में हमने क्वेश्चंस करे हैं ग्राउंड पे जाकर। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर रेलवे इंटरव्यू के नाम से, तो वहां से आप देख सकते हो सारी वीडियोज, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी इसी एक वीडियो की, वहां से भी आप देख सकते हो। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर चैनल पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी अगली वीडियोज आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और सबसे पहले वीडियोज को आप देख पाएं। तो उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगले पार्ट की, क्लिक करिए। मुलाकात करते हैं अगले पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।